Welcome to The Code. Construction, design, and engineering. This is India's #1 construction podcast. मैं रियाज पटेल, इंडियाज़ #1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट अलॉन्ग विथ ऋषभ अग्रवाल ऑन द चैनल द कोड पे हूँ और ये मेरा सेकंड प्रेजेंस है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन वंस अगेन विथ ऋषभ. हाय ऋषभ. सर, थैंक यू फॉर ओपनिंग द एपिसोड. कैसा लगा आज आपको? कुछ नया, पहली बार आपने एपिसोड ओपन किया है एंड होपफुली आई थिंक आगे भी आप ही से कराएंगे कि सर एपिसोड ओपन आप करिए. फर्स्ट टाइम मैंने एक्चुअली इनफैक्ट इस तरीके से ओपनिंग दिया है. हाँ, सो दिस इज फन राइट. यूजुअली मैं हर बार शुरू करता हूँ हाय एंड वेलकम टू इंडियाज #1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट. मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल, मेरे साथ है रियाज पटेल साहब. बट सर आप ऑलरेडी जानते हैं इनको, तो शुरुआत इनसे ही कराई. आई होप यू लाइक दिस डिफरेंट एवतार. अपने टॉपिक पे कूदें सर आज. कुछ एक पॉइंटेड डिस्कशन है आज. थोड़ा सा हम वी आर गोइंग अ लिटिल टेक्निकल ऑल्सो एंड इसके बाद ना हम कुछ एक फन एलिमेंट भी रखेंगे. सो आई होप यू गाइज विल बी अ पार्ट ऑफ दैट फन एलिमेंट ऑल्सो. टुवर्ड्स द एंड कुछ फन सवाल पूछूंगा सर को, कुछ स्पाइसी से बॉलीवुड स्टाइल में. मजा आएगा. आज का डिस्कशन जो है दैट इज रियली एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन. ये थोड़ा हटके है, थोड़ा जो मार्केट के या टेक्निकल जो अडॉप्शन है उसको चैलेंज भी करता है. सो लुक फॉरवर्ड टू दिस इन अ वेरी, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड रखो विथ एन ओपन माइंड सेट. हियर मी आउट टुडे. थैंक यू. वेरी इंटरेस्टिंग. रिया सर, आपने काफ़ी बार कहा है कि सीमेंट पूरी तरह कभी हाइड्रेट नहीं होता, राइट? इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाएं कि हाइड्रेशन प्रोसेस में असली में होता क्या है. हाइड्रेशन बेसिकली सीमेंट और वाटर का केमिकल रिएक्शन है जी. ओके. अब जो ग्रेन है सीमेंट का, ये आज का जो डिस्कशन है ना, इसका एक कंटेक्स्ट जो है वो ये समझना बहुत जरूरी है. टुडेज डिस्कशन इज एट अ माइक्रो लेवल. करेक्ट. एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग टुडे, ये माइक्रो लेवल की बातें हैं. बिल्कुल ठीक है. ये बिल्कुल भी मैक्रो लेवल पे इसको कंसिडर नहीं करना है. अभी हम लोग जो सीमेंट का हाइड्रेशन का डिस्कशन करेंगे दैट इज एट द ग्रेन लेवल. ओके. अब ये ग्रेन, सिंगल ग्रेन आप सीमेंट को लो और सिंगल ग्रेन का हाइड्रेशन को इमेजिन करो जी. तो हाइड्रेशन एट अ सिंगल ग्रेन लेवल क्या है? सीमेंट एज अ केमिकल कंपोनेंट इज अटैचिंग और इट इज कंबाइनिंग विद वाटर एज अ केमिकल कंपोनेंट. राइट. टिपिकली जो कैल्शियम सिलिकेट फेज है, मतलब कैल्शियम सिलिकेट्स ऑफ द सीमेंट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर. अब इसमें कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट रेडी हो रहा है. ये जो ग्रेन लेवल पे आप जब जाओगे ना, तो आप उसको इमेजिन करो कि ग्रेन का एक आउटर सरफेस है. जैसे कि हमारा क्रिकेट बॉल होता है. Correct. वो अंदर से हॉलो होता है और बाहर से सरफेस को वो स्पेरिकल है. ओके. अब वो जो हॉलो पार्ट है, सीमेंट का ग्रेन तो हॉलो नहीं है जी. बट जो हाइड्रेशन हो गया, मतलब वाटर जो है उस ग्रेन के आउटर सरफेस को ही कनेक्ट हो रहा है और उतना ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सरफेस रिएक्शन पे हो रहा है, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ दैट ग्रेन. ओके. अंदर का जो ग्रेन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिमेनिंग अनहाइड्रेटेड. अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर सीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, रेगुलर कंक्रीट की बात कर रहा हूँ. सॉरी, रेगुलर कंक्रीट मतलब जिसका वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर देन 0.38 या कंफर्टेबली मोर देन 0.42. ओके. जहाँ पर सफिशिएंट वाटर है अवेलेबल. जैसे जैसे आप और नीचे की साइड पे आने जाते हो तो वहाँ पर एक और डिफिकल्टी आ जाती है कि जितना सीमेंट है उतने के लिए भी मतलब एवरी ग्रेन का 70-75% हाइड्रेट हो जाए. ऐसी भी सिचुएशन होती है कंक्रीट में कि उतना भी सिर्फ पानी अवेलेबल नहीं है जी. जहाँ पर हम लोग लो वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट्स की बात करते हैं. राइट. सो ये आज की तारीख में ये जो डिस्कशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेते जा रहा है बिकॉज अब बहुत सारी डिस्कशन सस्टेनेबिलिटी पे आ गई है. करेक्ट. एंड मैं पिछली पॉडकास्ट में भी रिपीट कहा था और इसमें भी रिपीट करूँगा कि वी एज अ पॉपुलस कंट्री शुड सीरियसली थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के जो रिसोर्सेज हैं वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. वी डोंट हैव द राइट टू यूज़ इट. करेक्ट. ओके. वेरी वेल सेड. वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक. जैसा लिखा है द स्पेसिफिक आस्क. ये ऋषभ ने बहुत मतलब अच्छा सेंटेंस लिखा है एंड आई लाइक इट. मैं इसकी एक ये भी रखूँगा, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालूंगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस को और इसी पर्टिकुलर फोटोग्राफ के साथ में. जी. सो मेरी स्पेसिफिक आस्क है, ये हमारी स्पेसिफिक आस्क होनी चाहिए
कि वी शुड नॉट क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस. करेक्ट. ओके, हम लोग ऑलरेडी हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टीज में जा रहे हैं. हम लोग जो कंस्ट्रक्शंस बिल्ड कर रहे हैं, इट इज हैविंग अ टारगेटेड सर्विसेबल लाइफ ऑफ 100 years. पर मेरा ये मानना है कि शायद वो 100 years के पहले ही पुल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट आ जाएगा. मतलब हम एक स्ट्रक्चर आज जो बनाएंगे वो 100 years तक की उसकी यूटिलिटी नहीं रहेगी. भले वो सर्विसेबल रहे भी तो उसकी यूटिलिटी का क्या ये है जी, सवाल उस पे है मेरा. तो अगर उतनी यूटिलिटी नहीं है और वो पुल डाउन होने वाले हैं, तो व्हाट इज एनकरेजिंग अस टू बिल्ड दो स्ट्रक्चर्स एट अ हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो ये सारे मेरे ये है, एक्सेप्ट इन द जो जोन्स होते हैं टिपिकली जो समंदर से लगे हुए सी जोन्स होते हैं, वहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की आस्क ज़्यादा है. इनवर्ड्स वो हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं. सो ये सबको लेते हुए माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना, उस पर वर्क करना और उसमें एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन लाना, ये आज की तारीख की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. राइट. अगर सीमेंट पूरी तरह हाइड्रेट नहीं होता तो इसका कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी या इकोनॉमिक्स पे क्या असर होता है? हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन के लिए. ओके. हमारे पास मटेरियल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं उनसे हम लोग डिज़ाइन किए, हम लोग उसको प्रूफ कर रहे हैं. मतलब जैसे कि अभी एक न्यू बिजनेस है या न्यू स्टार्टअप है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए. करेक्ट. तो मिक डिज़ाइन इज एक्चुअली अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ओनली टू एग्जीक्यूट समथिंग ऑन ग्राउंड. तो हम वो एग्जीक्यूट कब कर रहे हैं? जब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो गया तब. व्हेन आवर डिज़ाइन इज रेडी एंड इट इज गिविंग अ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, XYZ जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ वो फुलफिल कर रहा है जी. तो इन दैट सिचुएशन हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाइड्रेशन उसको कब कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंसिडर्ड है उसमें जी. कि जितना वो हाइड्रेट हो रहा है उतना ही उसमें. और बात क्या है कि जो अनहाइड्रेटेड पोर्शन है वो तो अवेलेबल ही नहीं था ना. इट इज मतलब आप कुछ भी कर लो, वो अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है हाइड्रेशन के लिए. और मान के चलो, मतलब माइक्रो लेवल पे आप थॉट प्रोसेस करो कि पूरा सीमेंट ग्रेन हाइड्रेट भी हो जाता है. तो ओके, आपने सफिशिएंट लेवल पे ये केयर ले लिया कि पूरा सीमेंट ग्रेन हाइड्रेट हो गया. जो सीमेंट ग्रेन की साइज आज मिक्स में है, जो सिर्फ 70-75% हाइड्रेट हो रहा है, वो भी सरफेस पे, वो अगर पूरा इन डेप्थ हाइड्रेट भी हो गया तो हाउ इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ? इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ. या यस, तो वो ग्रेन हाइड्रेट हो रहा है, बाकी उसका जो सरफेस है वो चिपका हुआ है एग्रीगेट से. और ये जो बॉन्डिंग है ये आपकी स्ट्रेंथ है, ना कि हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट ग्रेन. ओके, अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग. आई होप सो दैट आप भी वो समझ रहे होंगे. मैं बेसिकली जो सरफेस जोन ऑफ सीमेंट है, जहां पर एग्रीगेट और सीमेंट का कनेक्शन है, उस जोन की बात कर रहा हूँ. करेक्ट. इट इज टिपिकली कॉल्ड एज द इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन. तो उसको टेक्निकली हम लोग हमारे डिस्कशन में ITZ बोलते हैं. एंड उसके ऊपर रिफाइनमेंट जो है बहुत लोग कर रहे हैं. मैं बेसिकली आई एम नॉट अ रिसर्चर माई सेल्फ, but I am an implementer. I am a bridge between research and actual implementation. Yeah. So we were on ITZ. And I am basically a bridge between research and I behave like a bridge between. I am not a pure researcher. And side there are no implementation of research on site is very much important. Correct. जो एक neglected part है, हम लोग एक साइड पे एक क्लोज डोर के पीछे बहुत सारी रिसर्च हो रही है और एक क्लोज डोर के इस तरफ जो है वो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है विदाउट एनी फॉलोइंग एनी हाँ, रिसर्च, विदाउट एनी ब्रिजिंग. वो उसका एक टेक्निकल ब्रिजिंग होना है. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो ब्रिजिंग है ना, इस ब्रिजिंग में आपने जो सबसे बड़ी चीज करनी चाहिए दैट इज टू प्रिपेयर टेक्निकली करेक्ट कंक्रीट. मेरी पूरी प्रैक्टिस में मेरा सारा एफर्ट जो है वो होता है कि कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ टेक्निकली करेक्ट वे जी, by defining it to in a proper way with respect to the field execution. Right. ये important है. When we are defining technically correct concrete ना, it is not with respect to what we have done in the lab. जी. It is implementing what we have done in the lab with respect to what is being practiced on the field. Correct. वो दोनों का combination जब होगा और एक bridging होगा, तब जाके आप actually you will get a technically correct concrete in the structure. Do you think research is exhaustive enough? क्योंकि साइट पर A से लेके Z तक की कंडीशंस है, मौसम के हिसाब से, जियो स्पेशल कंडीशंस के हिसाब से, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल अवेलेबल लोकली के हिसाब से, 70 चीज़ें हैं. तो डू यू थिंक दैट द रिसर्च इज एग्जॉस्टिव इनफ
keeping all those factors in mind so that that bridge can actually be built between the two, जैसे आप बोल रहे हैं. अगेन मैं बहुत कॉशियस रहता हूँ रिसर्च को क्वेश्चन करने पर, क्योंकि रिसर्चर्स अपना काम कर रहे हैं. मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि क्या हम सारे कंडीशंस को एक्चुअली पॉसिबल है हमारे लिए उनको रिसर्च में डालना, या फिर यूज़ केस के हिसाब से रिसर्च होती है स्पेशल केसेस में और फिर वो इम्प्लीमेंट होता है. जैसे आपने बात करी कि मिक्स डिज़ाइन क्या है. अगर मिक्स डिज़ाइन देखा जाए तो एक बिगर साइज का टेस्ट ट्यूब कह लीजिए उसको, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम अप विद एंड दैट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन साइट, राइट. अब वो उस कंडीशन और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है ना. देखिए रिसर्च जो है ना, रिसर्च अनलेस एंड अनटिल इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द कोड्स एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट टू अ प्रोजेक्ट और टू अ Fair. साइट, मेरे लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट समथिंग विच इज टिपिकली इज नॉट बीन स्पोकन इन द कोड. ओके, मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखता हूँ कि कोडल जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से काम करना है. बिल्कुल. क्योंकि एक्सेप्टेबल कोई भी मतलब जो एजेंसीज है जैसे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, ऑल दीज विल क्वेश्चन मी विथ रिस्पेक्ट टू द कोड्स. एंड जो भी रिसर्च है वो कोड्स के लेवल पे फील्ड को कंसिडर करते हुए होनी चाहिए. ये मेरा ड्रीम है. होती नहीं है एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू व्हाई एंड हाउ. ठीक है, दैट्स फाइन. So, but some people are doing excellent work. I know people who are doing excellent work. जी. Now that has to be absorbed by the code. And in a very, दिल जिसको बोलते हैं खुले दिल से उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए 100%. कि हाँ ये चीज़ जो है. सर ग्रोथ होएगी तब, अदरवाइज होएगी नहीं ना. तो एक मुझे कोड अपने मतलब बार बार मैं अभी भी कोड रीड करता हूँ, एक सेंटेंस आता है इंजीनियर इंचार्ज एज पर द इंजीनियर इंचार्ज. हाँ, एज पर द इंजीनियर इंचार्ज, उसका से रखा हुआ है कोड में. अब उसका से रखा हुआ है बट एक्सेप्टेंस बाय द एजेंसीज फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट देयर इन द मार्केट. एज एन इंजीनियर इंचार्ज, इफ आई एम टेकिंग अ डिसीजन with certain flexibility, then I am being questioned कि नहीं वो उतने बाउंड्रीज में ही रहना है. अभी छोटी सी आपको मैं बात बोलता हूँ कि कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन 10262 IS है. आप 10262 IS जब अपने हाथ में लेते हो और उसका टाइटल रीड करो जी, उसके टाइटल में आपको एक वर्ड मिलेगा गाइडलाइंस. इट इज गाइडलाइंस. ओके, एंड पीपल आर सो एडमेंट कि नहीं वो पूरा कैलकुलेशन ऑफ द मिक्स शुड बी. आप मेरे को उसमें से वो जो प्रोसेस है कैलकुलेशन, जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि एक लर्नर है दैट, और एक या जो इंसान जो एक प्राइमरी मिक्स को डेवलप कर रहा है उसके लिए उन्होंने स्टेप्स दिए हैं. आई एम टोटली अग्रीइंग कि जो उनके नॉर्म्स है उसमें बैक कैलकुलेशंस बैठने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि उसमें नहीं बैठने चाहिए. वही सेम लैंग्वेज IS 456 भी बात करता है. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द कोड, बट टू डिराइव द डिजाइन आई हैव टू फॉलो दैट ओनली प्रोसेस. इसके मैं खिलाफ हूँ. बिल्कुल सही है. वो फिक्स माइंडसेट है कि अगर मैं एक ब्रॉडर गाइडलाइंस और IS भी, मतलब मैं अगर IS को पढ़ूँ तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि IS, देखिए मेरा एक बहुत हमारे मराठी में बोलते हैं बृहद वाक्य, तो मैंने एक बृहद वाक्य हमारे लिए, मेरे खुद के लिए बनाया है और मैं सबको भी बोलता हूँ कि IS इज योर फ्रेंड. यस. और मैं अपने लिए बोलता हूँ IS इज माई फ्रेंड. करेक्ट. बिकॉज आई एम इन इंडिया, मेरे लिए IS, या मैं दुनिया के किसी भी पार्ट में चला जाऊँ तो कोड्स जो है दे आर माई फ्रेंड्स. ओके, वाई दे आर फ्रेंड्स? बिकॉज दे गाइड मी. एंड आई, because I'm working in a boundary, given boundary, I have to follow the codes. So वो जो friendly concept है वो अगर आप माइंड में रखें कि ये मेरा फ्रेंड है, आप मान के चलो किसी को आप दुश्मन मान के चलो तो आप उसको उस बॉडी लैंग्वेज में बात करोगे, और किसी को आप फ्रेंड मान के चलो तो आप उससे उस बॉडी लैंग्वेज में बात करोगे. आप जब IS को फ्रेंड मान लेते हो तो आपको समझ में आता है कि यार वो तो आपको मदद कर रहा है. वो आपको फ्रीडम दे रहा है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, वो आपको एनकरेज कर रहा है कि आप सोचो, करो. जब हमें ब्लॉक किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी गाइडलाइंस का एग्जांपल दिया कि गाइडलाइंस है, आप एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे उसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कैलकुलेशन ही मिक्स डिजाइन होनी चाहिए, ये वो नहीं बोलता है. वो बोलता है कि आप अपने लेवल पे अपनी थॉट प्रोसेस को ये करके कोई भी मिक्स डिजाइन बनाओ, किसी भी प्रोपोर्शन में बनाओ, उसका जो
कैलकुलेशंस है वो उस कैलकुलेशंस के दायरे में बैठने चाहिए। Yes. और अगर मैं दायरे में बिठा दूं और वो प्रोसेस नहीं दूं तो काफी लोग कभी कभी ये हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। दे डोंट वांट इट दैट वे, दे वांट टू फोर्स अ प्रोसेस ऑन अ पर्सन लाइक मी हु इज डिजाइनिंग कॉन्क्रीट इन द माइंड। मतलब कॉन्क्रीट की जो डिजाइन है या उसका जो बिहेवियर है वो मेरे आंखों में या मेरे इसमें नहीं चलता है, वो इट इज गोइंग इनसाइड माय माइंड। अब मेरे जैसे इंसान को आप बोलोगे कि उस प्रोसेस से डिजाइन करके वो आप दैट विल बी द डिजाइन, तो इट इज वेरी। Do you think it comes out of lack of trust, or do you think it comes out of lack of awareness? सी एक्चुअली ना इट इज अ लैक ऑफ जेन्युइननेस। देखिए मैं ये पॉइंट को इस तरीके से रख रहा था कि जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो करना है, उसमें जेन्युइनली उस चीज़ को करने वाले कितने लोग हैं। ओके अगर मैं अपने आप को एज ए जेन्युइन पर्सन कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत शिद्दत से, बहुत सूझबूझ से, समझदारी से चीज़ों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में, कार्बन के पर्सपेक्टिव में, ग्रीन के पर्सपेक्टिव में, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में, कमर्शियल के पर्सपेक्टिव में, टेक्निकल के पर्सपेक्टिव में, कोडल प्रोविजंस के पर्सपेक्टिव में, जी। इन सारे और रिसर्च के पर्सपेक्टिव में भी कि जो भी कुछ भी रिसर्च हो रहा है नेशनली और इंटरनेशनली, इन सभी के पर्सपेक्टिव को जुड़ाते हुए मैं अगर कोई सोल्यूशन वर्कआउट कर रहा हूं जो कि ब्रॉडर लेवल पे गाइडलाइंस के अंदर बैठ रहा है, जी। ओके दायरे में है, तो वो लेवल पे सामने वाले को जो वो चीज जिसको मैं ऑफर कर रहा हूं वहां पर वो ट्रस्ट एलिमेंट है क्या। और वो ट्रस्ट एलिमेंट, But this comes, trust तो अपने आप build हो गया ना सर. If you look at, and I'm not saying resume, I'm saying look at the history of work that you've done. You have proven it time and again, right? मैं आज मतलब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सर की तारीफ हो जाएगी, बट सर को कहीं अजीब ना लगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ. But point is, whatever history that you have left behind in terms of your work, also it speaks for itself. Reputation तो over the years build हो चुकी है ना. I think when somebody who already knows your reputation and already understands that okay ये काम रियाज ने किया है, तो उनका क्वेश्चन करने का शायद जो आ रहा है वो शायद it is coming from something else rather than that trust on the tech or your ability to do it rather. ऋषभ मेरे को बोलो कि कितने रियाज को आप फाइंड आउट करोगे इंडिया में और कितनों को आप डिफाइन करोगे कि ये रियाज है। फेयर बात है, वो डिफाइन करना भी तो मुश्किल है ना जी। बहुत लोग मेरे जैसा काम कर रहे होंगे, जेन्युइनली काम कर रहे होंगे, बट जो सामने की एजेंसी है जो एक सर्टन डाउट क्रिएट कर रही है या एक सर्टन पैटर्न में चीज़ें मांग रही है, उनको तो उतना ब्रॉड लेवल पे वो थॉट प्रोसेस नहीं है। सर वो उसका मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मे बी यू कैन डिसएग्री, बट मुझे लगता है कि हम इंडिया में प्रोफेशनल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते. मुझे ऐसा लगता है कि हम हायर ही नहीं करना चाहते प्रोफेशनल्स. हमारे यहाँ वो टेंडेंसी टू हायर द राइट प्रोफेशनल एंड देन विलिंग टू एक्चुअली ट्रस्ट देम एंड पे देम ऑल्सो, वो एटीट्यूड ही नहीं है हमारे. हमें लगता है IKB, आई नो बेटर. मैं ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगा. प्लीज करिए. मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ अभी कि अभी जो ऋषभ में बोले हैं ये एक फाउंडिंग फैक्ट है एंड इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट कि आपको मार्केट में अपने आप को मार्केट भी करना है और साथ में एक चीज़ को, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चीज़ को प्रेजेंट भी करना है. इट इज़ अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क for me or for a person like me specifically in India. I want to make it very clear. Let me come back to the question that I was asking you. हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन की. मैं आपसे ये पूछा था कि अगर सीमेंट पूरी तरह हाइड्रेट नहीं होता है तो उसका कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इकोनॉमिक्स पे क्या असर होता है. वी वर देयर. चलो अब इसको मैं एक काउंटर डालूं आपको. अगर मान लो जो सीमेंट है वो फुल्ली हाइड्रेट हो गया जी, और उसका हाइड्रेशन जो है वो मेरे को रिफ्लेक्ट करते आ रहा है, मुझे यूज करते आ रहा है उसको, जी, तो क्या सिचुएशन रहेगी? पानी कम लगेगा बस. आई थिंक, आई डोंट नो. ओवरऑल कमर्शियल्स थोड़ा बहुत चेंज होंगे, या डेफिनेटली एक बड़े स्केल में और ज़्यादा चेंज होंगे. चलो मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ जी. कि फेविकॉल
से आपको दो पेपर चिपकाने हैं. ओके. अभी जो पूरा पेपर है उसको पूरे पेपर को दूसरे पेपर पे चिपकाना है, सुपर इम्पोज करना है. हाँ, सुपर इम्पोज करना है. ठीक है. तो इस पूरे पेपर पे आप एक लेयर में फेविकॉल लगाओगे या एक फिल्म के फॉर्मेशन में लगाओगे, एक थिक लेयर के फॉर्मेशन में लगाओगे या फिल्म के फॉर्मेशन में लगाओगे? एक थिन लेयर में, ताकि ऑप्टिमाइज भी सही हो, स्प्रेड भी सही हो. अभी मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो आपके पास में बहुत पैसे हैं तो आप फिल्म के फॉर्मेशन में लगाओगे या लेयर के फॉर्मेशन में लगाओगे? तो मैं केयर नहीं करूंगा. अभी देखिए, अब इस सवाल को मेरे को बोलो कि अगर आपने लेयर के फॉर्मेशन में लगाया तो जो दो पेपर चिपकेंगे उसमें वो लेयर की थिकनेस का गैप रहेगा, बट वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था आपको. नहीं था. वो जो लेयर है उसमें सर्टेन वाटर कंटेंट है, वो श्रिंक होगा. उसके बाद में आपके जो दो पेपर चिपकेंगे वो जैसा आपको चाहिए था वो तो इफेक्ट आएगा नहीं आएगा. तो आपके पास में अगर बहुत पैसे हैं तो आप फिल्म फॉर्मेशन में लगाओगे या लेयर फॉर्मेशन में लगाओगे? सो अल्टीमेटली बी इट मनी डजंट काउंट हियर, इट इज अ टेक्निकलिटीज कि अगर आपको दो पेपर चिपकाने, जैसे कि हमारी बैंक नोट्स जो होती हैं, हमारी करेंसी नोट्स, वो भी दो लेयर है पेपर के, उनको चिपकाया गया है. तो ये जो चिपकाया गया है इट इज विद अ थिन लेयर ऑफ एक बॉन्डिंग एजेंट. तो बॉन्डिंग एजेंट फेविकॉल हो या सबसे अच्छा, मेरे को आप बोलो सबसे सस्ता बॉन्डिंग एजेंट कौन सा है वर्ल्ड में? सबसे सस्ता बॉन्डिंग एजेंट? हाँ, दो चीजों को चिपकाने के लिए सबसे सस्ता बॉन्डिंग एजेंट कौन सा है वर्ल्ड में? नहीं पता सर मुझे. जिसकी हम बात कर रहे हैं वही है 6 रुपए kg. आप मेरे को कोई भी बॉन्डिंग एजेंट इस वर्ल्ड में लाके बता दो जो 6 रुपए kg की कॉस्ट में पत्थर को एक दूसरे से जुड़ा रहा है. राइट. है ऐसा कोई गम या ग्लू? वेरी इंटरेस्टिंग. ओनली 6 रुपीज पर kg, और वो दो पत्थर को परमानेंटली जुड़ा रहा है, परमानेंटली सर्विसेबल लाइफ दे रहा है 100 साल की. सो अब ये जो है, यहाँ मैं फिर से फेविकॉल पे आता हूँ कि अगर आप फेविकॉल को एज अ लेयर फॉर्मेशन में लगाओगे तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो आफ्टर सम टाइम इवेपोरेट होगा और उसमें श्रिंकेज आएगा. ओके. और पेपर का जो अंडुलेशंस आ जाएंगे दोनों पेपर में, और वो अच्छा नहीं लगेंगे. इसलिए फेविकॉल जो है वो आपको एक सिंगल पतले लेयर में लगाना जरूरी है. और वो चिपक जाए. ओके. अब इसी को आप सुपर इम्पोज करो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कंक्रीट पे. जी. ये लॉजिक जब आप कंक्रीट पे लेके जाते हो तो वो डायरेक्टली रिलेट होता है श्रिंकेज ऑफ सीमेंट से. ओके. अब यहाँ पर अगर आपका जो बाइंडिंग कंपोनेंट है आपका, दैट इज आपका सीमेंट का और वाटर का पेस्ट. जी. सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बन रहा है वो हाइड्रेट हो रहा है, और उसका हाइड्रेशन की एक साइड एक एग्रीगेट से चिपकी हुई है और दूसरी साइड दूसरे एग्रीगेट से चिपकी हुई है. राइट. ओके. और बीच में ये सीमेंट पेस्ट का लेयर है. ओके. नाउ ये सीमेंट पेस्ट का लेयर, इट इज द ITZ. ओके. अब ये ITZ माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे कितना आपने रखा है, कितनी उसकी थिकनेस है, उसकी बाउंड्री कितनी है, दिस डिफाइंस कि उसमें श्रिंकेज कितना आएगा. ये श्रिंक होगा क्योंकि ये पेस्ट है. राइट. चलो मैं इसको और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज डिफाइन करता हूं. बिल्कुल. सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए जी. आपको सिर्फ और सिर्फ 0.23 वाटर सीमेंट रेशियो लगता है. ओके. ओके. सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन होने के लिए. ठीक है. उसके बाद सीमेंट में जो जेल स्पेस एरिया रहता है उसमें जो वाटर एंट्रैप रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली रफली 0.15. इंटरनेशनल रिसर्च बोलती है कि दैट इज 0.15. मतलब एनी वाटर सीमेंट रेशियो, एनी वाटर विच यू हैव एडेड अबव 0.38 वाटर सीमेंट रेशियो इज 100% गोइंग टू इवेपोरेट. वो ना तो वो हाइड्रेशन में पार्ट प्ले कर रहा है और ना ही वो जेल स्पेस जो एरिया है जहां पर वाटर एंट्रैप हो जाता है वो वहां पर भी कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है. तो नुकसान दे रहे हो. हाँ. तो वो जो वॉइड्स है, इनफैक्ट वो जब इवेपोरेट हो रहा है तो वो अपने पीछे वॉइड्स छोड़ रहा है. ओके. अब हम आते हैं ये स्टोरी में फिर से ITZ पे. ओके. अब आप फिर से माइक्रो लेवल पे चले जाओ. माइक्रो लेवल पे एक लेयर है जिसके एक साइड पे एक एग्रीगेट है और दूसरे साइड पे दूसरा एग्रीगेट है. ओके. अब जब हम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं तो जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट को आपको MM की साइज में नहीं कंसिडर करना है. वो एग्रीगेट का एक सरफेस
स्मॉल सरफेस, हर जो ग्रेन है, एवरी ग्रेन ऑफ सीमेंट जो हाइड्रेट हो रहा है वो एक स्मॉल सरफेस से जाके चिपक रहा है. ओके, तो उतना ही हम लोग ने कंसिडर करना है, दैट स्मॉल एरिया हम लोग ने कंसिडर करनी है जी. अब वो जो एरिया कंसिडर कर रहे हैं उसमें ये जो ITZ आ रहा है, ये ITZ आपने फेविकॉल के एग्जांपल से मुझे बोलो कि ये ITZ अगर थिक रहेगा तो वो एडवांटेज है या जितना पतला रहेगा वो एडवांटेज है? पतला ही बेटर है. पतला ही बेटर है, क्योंकि उतना ही वो कम श्रिंकेज को कंट्रीब्यूट करेगा. यस. अब इसकी रिफाइनमेंट कभी कभी पॉसिबल है, कभी कभी पॉसिबल नहीं है. बट इसमें एक मैंने बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया है कि इंडिया में हम लोग ट्रेडिशनली नेचुरल सैंड यूज करने के फेवर में रहे हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचुरली अवेलेबल है. अवेलेबल था. और जैसे जैसे वक्त बढ़ते गया, जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन बढ़ते गया, हम लोग ने रियलाइज किया कि वो सस्टेनेबल नहीं है. अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो हम लोग तो पूरी तरीके से हमारे रिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. करेक्ट. फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस आए जहां पर वो यूज होना बंद हुआ, और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फिर आ गया क्रश सैंड. यस. फिर IS ने भी अडॉप्ट कर लिया क्रश सैंड को. अब आप IS देखिए, मैंने बृहद वाक्य बोला था आपको कि IS इज माय फ्रेंड. चलो फ्रेंड को एक्सेस करते हैं. अब इस टाइम पे आपको एक्सेस करना है IS 383. IS 383 में जाओ, आप सैंड के बारे में पढ़ो कि रिवर सैंड और क्रश सैंड मेंशन्ड है उसमें. जी. मैं IS 383 लेटेस्ट वाली की बात कर रहा हूँ, 2016 की. उसके पहले भी क्रश सैंड मेंशन था. अभी जो भी है वो प्रॉपर और भी क्लॉजेस रिफाइन हुए हैं. चलो मैं फिर से मेरे बृहद वाक्य पे आता हूँ. मैंने कहा था कि IS इज माय फ्रेंड. अब इस बार हम लोग फ्रेंड कंसिडर करते हैं 383 को. बिल्कुल ठीक है. और 383 में झांक के देखते हैं कि अभी फ्रेंडली ये मेरे को क्या हेल्प कर रहा है. बिल्कुल ठीक. 383 क्रश सैंड के बारे में बोल रहा है, नेचुरल सैंड के बारे में बोल रहा है. अब 383 में आप पूरा 383 खोज लो, आपको एक शब्द जो है जो बहुत पॉपुलर है सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, वो है सिल्ट. सिल्ट. आपको सिल्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा 383 में. सो इट इज़ नॉट मेंशन्ड टेक्निकली. सिल्ट इज़ नॉट मेंशन्ड इन IS. मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर जगह एज अ कंसल्टेंट, तो मैंने बहुत जगह प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कि सभी लोग सिल्ट से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं और सिल्ट से रिलेटेड रीडिंग्स भी मानते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक जो सिल्ट कैलकुलेशंस है वो भी हमें करने के लिए बोलते हैं. ये कुछ भी मेंशन नहीं है IS 383 में. देयर इज नो सिल्ट बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड इन IS 383. सिल्ट इज नॉट डिफाइंड इन IS 383. IS 383 में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सैंड को 75 माइक्रोन पासिंग के लेवल पे डिफाइन किया गया है कि उसका 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज 3% से ज़्यादा, देखिए नेचुरल सैंड जो भी है वो लेके आ रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट को. हाँ ऋषभ, जो IS 383 बोलता है कि देयर इज अ लिमिट, यू हैव टू लिमिट ओनली 3% ऑफ 75 माइक्रोन पासिंग इन नेचुरल सैंड. जी. अभी आप मेरे को बोलो, ये जो 3% लिमिट है, ये जो IS ने नेचुरल सैंड पे डाली है, ये टिपिकली ऑर्गेनिक कंटेंट होता है नेचुरल सैंड में, उसके लिए डाली है. ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा कंक्रीट के लिए? सर अच्छा तो नहीं रहेगा. एग्जैक्टली. इसीलिए IS ने 3% का लिमिट डाल के रखा है 75 माइक्रोन डाउन पार्टिकल्स को नेचुरल सैंड में. राइट. ओके. यहीं पर सेम IS उसके अगले क्लॉज में क्रश सैंड के लिए बोलता है कि आप क्रश सैंड को 75 माइक्रोन पासिंग 15% रख सकते हो. क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो क्रश सैंड में जो फाइन्स रहेंगे 75 माइक्रोन से नीचे, वो कोई भी ऑर्गेनिक पार्टिकल है ही नहीं. Right. वो पार्ट ऑफ द स्टोन है. करेक्ट. सो इट इज एक्चुअली स्टोन. राइट. क्रश ही किया हुआ है. करेक्ट. तो आप वो जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक से सोचो कि जो हम लोग एक नज़रिया है हमारा नेचुरल सैंड को देखने का और उसके फाइन्स को देखने का, और एक नज़रिया क्रश सैंड और क्रश सैंड के फाइन्स को देखने का, इसमें ड्रास्टिकली डिफरेंस किया है IS ने, हमने नहीं. अगर वो IS में डिफरेंस है तो व्हाई शुडंट वी होल हार्टेडली accept that difference and work around that difference to use क्रश सैंड to its fullest potential. सर
आप बोल रहे हो कि हम अभी भी इसको फुल पोटेंशियल पर इसकी यूटिलिटी को हम टैप नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या रहा एग्जैक्टली? मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी ट्रेडिशनली जो पब्लिक है, जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स की कुर्सी पर बैठे हैं, जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम काम जो है वो नेचुरल साइड में किया है। उन्होंने ये जो गाइडलाइंस है, ये इसको बहुत ही दिल से पकड़ के रखा है कि 3% होना चाहिए। उन्होंने सिल्ट को देखा है, उन्होंने ऑर्गेनिक कंटेंट के प्रॉब्लम्स जो आते हैं, लीकेज वगैरह जो हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट इज नॉट एबल टू बाइंड इटसेल्फ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं। और जो इंसान प्रॉब्लम्स सीखता है, मतलब बोलते हैं ना, वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उन्होंने वो कंडीशंस को फेस किए हैं, तो आज वो बिल्कुल चाहते नहीं है कि वो कंडीशन फिर से रिपीट हो। बट ये करते हुए वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिस कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली ऑर्गेनिक है नहीं। अब यहाँ पर मैं एक केस को आपको स्पेसिफिक बोलना चाहूँगा कि व्हेन आई वाज विजिटिंग अ पर्टिकुलर सैंड वॉशिंग प्लांट, तो जो मेरे क्लाइंट थे वो सैंड वॉश कर रहे थे, और मैंने उनको जाके जब मैंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, मेरी टिपिकल हैबिट है कि मैं बहुत शांति से सब पहले ऑब्जर्वेशन कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप जो भी बोल रहे हो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई डोंट टिपिकली स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग। करेक्ट। फिर उसके बाद में मैं अपनी बातों को रखता हूँ, और अगर उसमें से कुछ निकले तो देन उसके डेवलपमेंट फेज में जाता हूँ। राइट। फिर मैंने मेरी बात रखी कि हम लोग जो वॉश कर रहे हैं वो वॉश क्यों कर रहे हैं, और मेरे सामने जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जिसको उसका मटेरियल मार्केट में बेचना है, वो बोल रहा है कि सर ये मार्केट रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर मैंने बोला मार्केट रिक्वायरमेंट कौन डिफाइन कर रहा है? तो फिर अगेन द डिप्लोमेटिकली वो पूरे आंसर्स हुए वगैरह, और हम लोग उसको कंक्लूड नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि सर आप जो फाइन्स को निकाल रहे हो, ये निकालने के बाद में एज अ कंक्रीट कंसल्टेंट मेरे पास मेरा एक गोल्डन एलिमेंट आप निकाल रहे हो, जिसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से माइक्रो लेवल पे यूज़ कर सकता हूँ, उसको आप निकाल दे रहे हो। अब इससे होगा क्या? देखो ऋषभ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्कशन है ना, अब फिर से मैं आपको माइक्रो लेवल पे लेके जा रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का पूरा डिस्कशन माइक्रो लेवल को इमेजिन करते हुए करना है। बिल्कुल ठीक है। अभी आप वॉश कर रहे हो, 75 माइक्रोन फुल्ली निकाल दे रहे हो। जब डबल वॉशिंग होती है ना सैंड की, व्हेन द सैंड इज गोइंग थ्रू डबल वॉशिंग, पूरे 75 माइक्रोन ऑलमोस्ट निकल जाते हैं। राइट। बहुत 19-20 बचता है जो किसी तरीके से प्रोसेस में रह जाता है। अब ये जो आप इस मटेरियल से जब कंक्रीट बनाओगे, तो जो इंटरनल गैप फिलिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो आपके पास में है नहीं है। अब ये जो गैप्स क्रिएट होंगे, ये वॉल्यूमेट्रिक गैप्स हैं। यस। ओके, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले 2 पेपर का एग्जांपल लिया, वो 2 पेपर में एक हमने 1 डायमेंशनल को एक कंसिडर किया। करेक्ट। अब जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो 3D में कंसिडर कर रहा हूँ कि पार्टिकल्स हैं अलग अलग, और उसके बीच में एक वॉइड है। बिल्कुल ठीक। और वो वॉइड भरने के लिए कुछ तो मटेरियल लगेगा आपको। बिना वो वॉइड भरे आप अगर कंक्रीट करते हो तो आपका कंक्रीट अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं तो फ्रेश कंक्रीट एक्सपर्ट हूँ। एज अ फ्रेश कंक्रीट वो कंक्रीट सेग्रीगेट होगा, तो मुझे कोहेसिवनेस भी नहीं मिलने वाला है फ्रेश कंक्रीट में। फर्स्ट थिंग, अनलेस एंड अनटिल आई फिल दोज गैप्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो माइक्रो लेवल के 3 डायमेंशनल वॉइड्स हैं, वो भरना है मैंने सीमेंट पेस्ट से। सीमेंट पेस्ट से? यस, उसमें कोई मटेरियल नहीं अवेलेबल है मुझे जो वहां जाके बैठने वाला है। अब मैं आपको बोल रहा था इंटर ट्रांजिशन जोन की थिकनेस पर, वो रहा बाजू में। अब मैं एक बल्क क्वांटिटी में सीमेंट को डाल रहा हूं वॉइड्स भरने के लिए। वाओ। इंटर ट्रांजिशन जोन की हम लोग श्रिंकेज की बात कर रहे थे। अब यहां पर पूरा वॉइड ही सीमेंट पेस्ट से भरा गया है। आप जस्ट इमेजिन करो कि वो जो वॉइड है उसमें सीमेंट पार्टिकल दूसरे सीमेंट पार्टिकल से चिपका हुआ है।
जब हम इंटर ट्रांजिशन जोन की बात कर रहे हैं तो इंटरफेशियल ITZ में मैंने आपसे कहा था कि जो सीमेंट पार्टिकल है उसके दोनों तरफ एग्रीगेट्स हैं, और यहाँ पर जहाँ वॉइड फीलिंग में सीमेंट जा रहा है वहाँ मैक्सिमम सीमेंट के जो ग्रेन्स है माइक्रो लेवल पे, अगेन गो टू द माइक्रो लेवल, उसमें मैक्सिमम जो सीमेंट ग्रेन्स है वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब आप सोचो कि जो सीमेंट ग्रेन का श्रिंकेज पॉसिबल है, जब वो सारे सीमेंट ग्रेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब मिलके एक साथ में श्रिंक होंगे, तो वहां पर वो जो वॉइड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा माइक्रो लेवल पे आफ्टर हाइड्रेशन, राइट, आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ ऑल द इवेपोरेबल वाटर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को समझना और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अननेसेसरी डिमांड्स हैं लोगों के कि हमको 75 माइक्रोन पासिंग नहीं चाहिए, अरे हु इज समवन टू डिफाइन कि कितना 75 माइक्रोन चाहिए और कितना नहीं चाहिए, व्हेन द IS इज सिटिंग देयर एंड इट इज डिफाइनिंग कि आपको क्रस्ट सैंड में 75 माइक्रोन पासिंग 15% अलाउड है। So who is someone and what authority does he hold to define the things? Right. I am having a big question on all the people who are unnecessarily defining concrete. Do you think they don't understand the microstructure, or do you think it's just a fixed mindset again, जैसे मैंने बात की थी पहले? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही है. Nothing else. So now here it is very important to understand कि अगर वो fines, मतलब आई वॉज वेरी ब्लैंक वाइल टॉकिंग टू द पर्सन आई हैड टू मी जी, मतलब सर वो जो पार्टिकल्स हैं आपके 75 माइक्रोन पासिंग, वो कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, कोई ऑर्गेनिक पार्टिकल नहीं है, गुडनेस एक्चुअली, हाँ, वो बहुत ही जरूरी पार्टिकल्स हैं एंड दे विल वर्क एज अ फिलर। इनफैक्ट वो ऐसे क्रिटिकल लेवल पे फीलिंग कर रहे हैं कि जहां पर मुझे उसकी सख्त जरूरत है, राइट। और उसका एक एडवांटेज ये है कि जो बल्क फॉर्मेशन में, अभी मान लो आप वो बल्क फॉर्मेशन में जो वॉइड फिलिंग में एक आपके गए हैं 100 सीमेंट के पार्टिकल्स गए हैं वहाँ पर, ओके। अब ये 100 सीमेंट के पार्टिकल्स जो गए हैं, इसमें से आप आसानी से 50 सीमेंट के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर सकते हो। और ऐसे वॉइड्स का कंटेंट अगर आप अमूमन देखोगे पूरे कंक्रीट की जो मैट्रिक्स है, जहाँ पर 75 माइक्रोन के पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पर अगर आप अंदाज़ा लगाओगे, सो इट फेयरली वो 15% के अराउंड हो सकते हैं, ओके। उसका अगर हम लोग सिमुलेशन करेंगे तो हम लोग को, आई एम वेरी गुड एट सिमुलेशंस आल्सो, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि एनीथिंग शुड नॉट बी एस्टिमेटेड, इट शुड बी सिमुलेटेड, इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि सिमुलेशन आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में कैलकुलेशन की परमिशन देता है। सो वो मल्टीपल वेरिएबल्स में अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अगेन वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्रेडेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑल इन एग्रीगेट्स का ग्रेडेशन रोल प्ले करता है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक 10 से 15% वॉइड्स, ऐसे वॉइड्स निकलेंगे जहां पर 50% ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट पॉसिबल है। इसका सीधा मतलब क्या है? 15% वॉइड्स है जहां पर मैं 50% सीमेंट को रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं खड़े खड़े 7% सीमेंट बचा सकता हूं, करेक्ट, क्योंकि उसको उस 7% सीमेंट की कंक्रीट को जरूरत ही नहीं है। वो तो हम जबरदस्ती डाल रहे हैं कंक्रीट को कोहेसिव बनाने के लिए, करेक्ट। और वो अगर कोहेसिव नहीं बनेगा तो आप उसको पंपिंग नहीं कर सकते हो। वाओ, टॉक अबाउट कॉस्ट, टॉक अबाउट एवरीथिंग। जो आपने सीमेंट को ये किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इवन इफ यू से, अब मैं कमर्शियल्स में आता हूँ, ओके। एक अमूमन एक मेक डिज़ाइन जो है, एक रफली जो एक बेस लाइन है 300 kg पर क्यूबिक मीटर की बेस लाइन को कंसिडर करते हुए कॉस्ट को कैलकुलेशन करो, ठीक है। 6 रुपये सीमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करो, 6 3 18, 1800 रुपये का सीमेंट है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक रफली 7% भी छोड़ दो, 5% सीमेंट का मैं सेविंग पॉसिबिलिटी कर रहा हूँ, इसको और कम कर दो, 3% पे आ जाओ, ठीक है, ओके। जो एकदम 100% पॉसिबल है उस पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अभी 18% इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो वो मोटा मोटी 8 3 24, इट कम्स टू 54, 1800 गुना 3%, यस। तो अभी 54 रुपीज़ का आप, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप टोटल कॉस्ट का सेविंग मत करो, ये 54 रुपीज़ का, आज देखो आज के ज़माने में हम बहुत लकी है कि
we are having extremely good admixtures. I was going to ask you this question, but yes, I did not. क्योंकि आपका फ्लो ने डिसरप्ट करना चाहता था मैं. हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि आप बोलो और सामने के जो केमिकल इंजीनियर्स हैं वो बैठे आपको मदद करने के लिए. करेक्ट. यू जस्ट गिव देम योर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट. करेक्ट. आपको वहां पर क्या करना है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक कि भाई मेरे को ये करके दो, मुझे ये चाहिए. उनको डेफिनेशंस बहुत अच्छे लगते हैं. आप उनको बोलोगे एक ब्रॉड गाइडलाइन दोगे ना कि मुझे XYZ सेविंग करना है या इतना वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करना है, तो वो ब्रॉड गाइडलाइन को कभी कभी वो चूक जाता है. बट आप उनको अगर माइक्रो गाइडलाइंस दोगे कि इस तरीके से मेरे को काम करके चाहिए एडमिक्सचर का, दे आर हैप्पी टू डू इट. दे आर वेरी प्रिसाइज टू डू इट. अब जब भी मैं इस टैलेंट को लाऊं और इस टैलेंट को बोलूं कि भाई मेरे को ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें मेरे को वर्क करके दो, और मेरे पास में 54 रुपीज़ का तो मेरे हाथ में मार्जिन है, और ये मैं मिनिमम कंसिडर कर रहा हूँ. Yes. इसको अगर मैं मैक्सिमम लेवल पे लेके जाऊँ तो 150 भी है. हाँ, बात तो सही. ओके, सो मैं मेरे पास में 54 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक का प्लेइंग मार्जिन है. अब ये प्लेइंग मार्जिन अगर मैं उनको देता हूँ और मिनिमम 54 पे भी काम करने बोलता हूँ, तो स्टिल अगर जो 300 kg वाला मिक्स है उसमें रफली 1% पे एडमिक्सचर जो जाएगा वो 3 kg जाएगा. अब यहाँ पर और रफली एडमिक्सचर की जो कॉस्ट है वो 50 से 70 रुपीज़ के बीच में लिंगर करती है. वो लेवल पे देखा जाए तो मेरे पास में यहाँ 1 kg एक्स्ट्रा एडमिक्सचर डालने का पूरा स्कोप निकल रहा है. बिल्कुल है. और ये 1 kg एडमिक्सचर डाल के जो कोहेसिवनेस या जो फ्लो का प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मुझे फाइनर पार्टिकल्स डालने के बाद में जो फ्लॉक्यूलेशन हो रहा है उसको जो डिस्पर्जन चाहिए वो मैं गेन कर सकता हूँ. तो मैंने किसी का कमर्शियल हर्ट नहीं किया. करेक्ट. मैंने अपने कंक्रीट को स्ट्रक्चरली माइक्रो लेवल पे रिफाइन कर दिया. करेक्ट. इतना रिफाइन कर दिया कि भाई तेरे पास में माइक्रो लेवल पे श्रिंक होने का स्कोप ही नहीं है. अब मेरे को बोलो कि इस तरीके का जो कंक्रीट है उसको अगर हम लोग वर्कमैनशिप भी बराबर रखें. देखिए वर्कमैनशिप अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर की साइट पे हम लोग उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं जी. एंड वर्कमैनशिप विद रिस्पेक्ट टू फ्रेश कंक्रीट जी. जब तक कि वो हार्ड नहीं हो रहा है, वो भी अगर हम लोग ने बेटर कर दी तो क्या होगा, वी विल हैव अ गुड लॉन्ग लास्टिंग सर्विसेबल स्ट्रक्चर विथ वेरी 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 गुड फिनिश. Absolutely good finish, absolutely good, perfectly good from a structural point of view at a micro level also. और इस तरीके से हमको एक बेटर प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फील्ड पर. क्योंकि कंक्रीट अल्टीमेटली इज अ फील्ड प्रोडक्ट. आप सब लाओ और फील्ड पे आप खड़ा कर दो, तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है कंक्रीट की, इसलिए वो मैजिकल मटेरियल में कंसिडर होता है. Absolutely. सो दैट इज वेयर आई कीप माई पॉइंट. और अभी आई एम ऑन दिस असाइनमेंट कि जो एक पूरा डायस्पोरा होता है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो अभी मेरी कोशिश है कि एक सर्टेन ज्योग्राफी में एक सर्टेन डायस्पोरा को और विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जी मैं जून महीने में एड्रेस करने वाला हूँ, और उनको ऑन वन टेबल लाके जो भी सॉल्यूशंस है वो वर्क करने का from to make a better concrete. This is on 21st June? Yeah, you know the date. Yeah. Of course, then I would also like to tell that it's in Surat. Yeah, it's So I welcome all the community of Surat for a Make sure you join if you're there. आप लोग अगर उधर हैं तो प्लीज़ समय निकालिए जाइए. मैं उसकी डिटेल्स सर से लेके शेयर कर दूंगा. While I'm talking about this, तो वो स्क्रीन पे आ जाएगा आपके. So I think you should look into it. It'll be In good fact, for you guys. मैं ऋषभ से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि cover that also on the podcast. It'll be fun. I'll talk to the people there also and we'll try to collaborate and we'll cover that. At least नहीं, अगर आप वहाँ नहीं आ सके तो आ जाएंगे सर. सूरत ही तो जाना है. गुजराती खाना बहुत पसंद है मुझे. हाँ ठीक है. चलिए ना गुजरात. वेलकम. मुझे भी गुजराती खाना बहुत मेरा फेवरेट है. सब्जी मिलती है वहाँ पर. दिल्ली में सब्जी नहीं मिलती. हरी सब्जी की बात कर रहा हूँ मैं. और हाँ, आप लोग अभी कहीं जाइएगा मत. पता चले अभी आप सीधा सूरत के टिकट कराने पहुंच जाएं. बट पॉइंट ये है कि इसके बाद कुछ फन क्वेश्चंस करने वाले हैं हम रियाज सर के साथ. दैट शुड बी एन एड ऑन. आई थिंक यू विल एंजॉय इट. रियाज सर, आपको फ्यूचर कैसा दिखता है?
जहाँ पार्टिकल मिक्सिंग की बात हो रही है, पैकिंग की बात हो रही है, माइक्रो स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, और AI ड्रिवन मिक्स की भी बात हो रही है शायद आगे फ्यूचर में, लगता है आपको? आपको सच बोलूं, ऑन मतलब मैं तो वेल कनेक्टेड हूँ काफ़ी ऑफ कोर्स। लेवल पे, और मेरे मेरे हिसाब से कुछ जो लोग हैं बहुत ही सीरियसली रिसर्च के लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसमें मैं ऐसे भी लोगों से कनेक्टेड हूँ जो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज को इंपोर्ट करने के लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, सो ये सब जब मैं देखता हूँ और इनसे सब जब बात करता हूँ, ऑफ कोर्स मेरा उसमें आई एम हैविंग कमर्शियल अलायंसेस विद देम। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर सीरियस, दे वांट टू ब्रिंग थिंग्स। अब उसका कमर्शलाइजेशन प्रॉपरली हो तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो अगर कन्वीनियंट है तो आ ही जाएगा मुझे लगता है। जहाँ जहाँ भी कोई भी चीज़ समय रिड्यूस कर दे, कॉस्ट रिड्यूस कर दे, तो उसको तो इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो ही जाता है मुझे लगता है। यहाँ पर देखिए, जो कैपेक्स होता है वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट होता है, क्योंकि भले ओवरऑल लेवल पे चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव लगे, उसका जो कोई ड्रास्टिक चेंज इन टेक्नोलॉजी के लिए कैपेक्स जो है वो डिटरेंट है। एंड इन सर्टन केसेस हमारी उस सेगमेंट में भी बात चल रही है, मतलब व्हेन आई एम एसोसिएटेड विद सर्टन पीपल जो कि न्यू कुछ टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही ड्रास्टिकली इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग कैपेक्स को कैसे मैनेज करें उस पर हम लोग ज़्यादा मतलब थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग राइट टेक्नोलॉजीज। राइट। एनीथिंग फन एंड न्यू दैट यू आर वर्किंग ऑन इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी स्फेयर, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, और you're supporting somewhere or consulting क्या on है something? मालूम है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा सीमेंट ग्रेन की हाइड्रेशन से बहुत अपने आप को करीब फील करता हूँ। तो डेफिनेटली समथिंग एक्साइटिंग विल बी हैपनिंग। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि एडॉप्शन क्या लेवल रहेगा एंड वेदर वी विल बी एबल टू हैव अ प्रॉपर कमर्शियल प्रोपोजिशन, दैट वी आर इनटू। बट वंस इट इज़ देयर, आई विल बी देयर वंस अगेन टू टॉक अबाउट दैट। चलिए, उसके बारे में ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू कर रहे हैं रियाज पटेल सर के साथ एक रैपिड फायर फन राउंड। इफ देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देयर, यू टेक इट। इफ देयर इज समथिंग टू लाफ, यू मोर देन वेलकम। सर, पहला सवाल, अगर कॉन्क्रीट एक बॉलीवुड एक्टर होता, अच्छा, कि बाहर से टफ और अंदर से वर्सेटाइल, तो कौन होता और क्यों? अरे बाप रे, इतनी बड़ी गूगली। बताइए सर। मुश्किल है, मुश्किल है सवाल, सोचना पड़ेगा। दूसरे पे चलें, वापस आओगे इस पे? नहीं यार, सोचने दो। चलो, इसको एक ही नाम आ रहा है मेरे ध्यान में, इट कुड बी अमरीश पुरी। ओह, टफ फ्रॉम आउटसाइड एंड वर्सेटाइल आल्सो। या ही इज डन एवरीथिंग, कॉमेडी, सीरियस, विलन, फादरली रोल, सब किया इन्होंने। एंड जवाब क्या तो बैरीटोन क्या था उनका, अमेजिंग। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा मिमिक भी कर सकते हैं उनको लोग। नहीं करते अलग, हाँ मैंने देखा एक दो, बट आई मीन द ओरिजिनल वाज ओरिजिनल। दी बेस्ट। अगला सवाल, एक मिक्स डिज़ाइन ऐसा जो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए बना हुआ हो और ब्यूटीफुल हो, दिखाने के लिए अच्छा हो, लेकिन साइट पर किसी काम का नहीं होता। साइट पे किसी काम का नहीं हो, इंस्टाग्राम के लिए हो, बताने में तो देखने में चमक है उसमें, फील है उसमें, कॉन्क्रीट है। हाँ, यूएचपीसी लेके चलो, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट थिन एलिमेंट्स है। हाँ, आप ग्रेनाइट के इक्विवेलेंट उसकी थिकनेस के एलिमेंट्स बना सकते हो। ये जो पीछे आपने ये लगा के रखे हैं, तो वो साइड पे तो काम का है वो फिर। दिस विल बी इन कंक्रीट यूएचपीसी। बट वो तो साइड पे काम का है ना फिर। साइट पे वर्किंग काम करनी है, दैट इज अ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट। ओह, हाँ, तो अच्छा, आपने you're site saying बोला, saying इसलिए साइड मैं पे नहीं UHPC, बनेगा। हाँ। ओह, साइट पे बनना आज की तारीख में तो मुश्किल है। बट इट इज एक्चुअली वर्थ इट। हाँ हाँ, इट इज वेरी एलिगेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी एलिगेंट। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज वेरी इंट्रीग्ड बाय वाज फेरो सीमेंट। मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगता है उसमें, क्योंकि यूज ही नहीं होता हमारे यहाँ। कारगर चीज़ है, बहुत। लोग यूज ही नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है। I don't हाँ, understand. आप अगर इसको इफ और वाले एंड के वाले सेक्शन में लोगे तो यूएचपीसी एंड एंड फेरो सीमेंट हो जाएगा ना, ये कंसिडर कर लो। बिल्कुल, है ना।
Yes. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मटेरियल्स इंडस्ट्री ने किल किया है फेरो सीमेंट को, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से एप्लीकेटर्स का प्रॉब्लम है। वो स्किल नहीं है। हाँ, वो स्किलफुल एप्लीकेटर्स इज अ बिग इशू विद फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, नॉट जस्ट अ टॉपिक, एंड आई थिंक इट्स अ अमेजिंग टेक आल्सो एंड अ प्रोडक्ट दैट शुड बी यूज्ड। अगला सवाल, अगर साइट पे सब इंजीनियर डिसअपियर हो जाएं, ठीक है सर, तो कौन से 3 टूल्स या लोग ऐसे होंगे जो उस पूरे प्रोजेक्ट को बचा लेंगे? लेबर लेबर लेबर, दैट्स इट, दैट्स इट। लेबर जिंदाबाद, वेरी गुड। ये वाला अच्छा है सर। स्लम्प टेस्ट का रिजल्ट कब कब आपको इमोशनल डैमेज देता है? नहीं देखो, इमोशनल डैमेज मेरे को स्लम चाहिए स्लम्प के फॉर्मेशन में। अगर वो स्लम के 3 फॉर्मेशन होते हैं, ये थोड़ा सीरियस में चलेगा फन से हट के सीरियस में चलेगा। ट्रू स्लम्प होता है, शेयर स्लम्प होता है। शेयर में बेसिकली ये सेग्रीगेटिंग मिक्स या नॉन कोहेसिव मिक्स का जाता है जी। नो यूज, मत चेक करो शेयर स्लम्प। मेरी सबसे रिक्वेस्ट, मेरी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, ऑलवेज व्हेनेवर यू वांट टू गो टू चेक द स्लम्प, आपने स्लम्प वही चेक करना चाहिए जो ट्रू स्लम्प की कैटेगरी में आ रहा है। शेयर स्लम्प को चेक करके, नोट करके, रिपोर्ट करके, अल्टीमेटली वी आर कॉजिंग अ बिग डैमेज टू द इंडस्ट्री, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेबल इन मेनी केसेस। जो फिगर आ रहा है, जो अमाउंट आ रहा है स्लम्प का एज ए शेयर स्लम्प, it is not relatable to many issues. So please, शेयर स्लम्प इज इमोशनल डैमेज। या इमोशनल डैमेज, या मेरे लिए तो मेरा तो दिल टूट जाता है। मतलब तो ये क्या हुआ, you change it. एब्सोल्युटली, आई लव दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बात कर रहे थे हम। वाटर सीमेंट रेशियो को एक ह्यूमन एस्पेक्ट, डे टू डे होम एस्पेक्ट के हिसाब से उसके रूप में इमेजिन करो, तो क्या कहोगे? कोई और चीज़ ऐसी रिलेटेबल जो आपको लगती हो? वाटर एंड सीमेंट रेशियो, वाटर एंड सीमेंट रेशियो को बेहतर तरीके से अगर आपको डेली लाइफ में समझना है तो आपको किचन में जाना होगा। अच्छा। एक घमेली ले लो, हाँ। उसमें आटा डाल दो, पानी डाल दो, और वो आटा गूंद के बता दो। ओके। आप वो आटा गूंद लिया आपने, तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो समझ में आ गया। अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर, सर मजा आ गया, लवली। अगला सवाल, सर एक ऐसा कंक्रीट जिसका नाम अगर रखना हो दिल से ड्यूरेबल, तो कौन सा होगा? ये तो आपने एकदम नस पकड़ ली मेरी। आपको याद है पिछले पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाई वॉल्यूम फ्लैश कंक्रीट? यस। और मैं उसमें एक्सेप्शनली एक्सपर्ट हूँ। ओके, और वो मेरे बहुत दिल से करीब है, क्योंकि आप जो कुछ भी बनाओगे वो बहुत लंबी समय तक के टिकेगा और बहुत ही बेहतरीन कंक्रीट आएगा, फ्रेश कंक्रीट भी और हार्डन कंक्रीट भी। आई लव दिस आंसर, HVFA। यस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली लव इट। सर एक क्वेश्चन मजेदार है, अगला वाला। बिग बॉस देखते हो? हाँ, देखता हूँ। देखता हूँ। तो अगर सीमेंट कंपनीज बिग बॉस में होती, अच्छा, अगर सीमेंट कंपनीज बिग बॉस में होती तो कौन पहले एविक्ट होता और कौन ट्रॉफी ले जाता? नहीं, ये अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। चलिए आप डायरेक्ट आंसर मत दीजिए। ये मैं इनडायरेक्टली कुछ बात रखना चाहता हूँ, आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं। चलेगा ना? सो चलो ये बात को इस तरीके से लो कि बिग बॉस है और बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं, और आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाओ तो एक बिग बॉस का सीजन था ऑफ प्रिंस नरूला एंड किश्वर मर्चेंट। हाँ, yeah. सो वो दोनों पार्टिसिपेंट्स थे, और वहाँ पर उस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुए थे जब हमें ऐसा लगा था कि एक सोची समझी तरीके से शायद किश्वर को बाहर कर दिया गया है विदाउट हर एनी फॉल्ट। वहाँ उसको ऐसी सिचुएशन लेके आ गई कि उसको खुद को एवेक्ट करना पड़ा। शी एक्सेप्टेड द डिफीट एंड वेंट आउट। तो बस बिकॉज़ शी वाज गोइंग स्ट्रांग, ना वो परिस्थिति वैसी बन गई थी, पोटेंशियल विनर लग रही थी। क्योंकि मैं इसका आंसर और भी कुछ भी दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती है। हाँ, मैं तो बस समझ रहा हूँ। जो आपको जो समझना है वो समझिए, जिन्होंने देखा है वो एपिसोड Open ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि कौन सी सीमेंट कंपनी की बात हो रही है, हमें नहीं पता भैया। मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ आप भी सोचिए। सर एक बार ऐसा कभी जब आपने कंक्रीट के किसी छोटी सी चीज़ को इग्नोर किया हो
और वो आपको एक बड़ा सबक सिखा गया हो? हाँ, होता है ये दिस इज नॉट ये अपना रेगुलर आंसर नहीं हो सकता, दिस इज टेक्निकल आंसर। मैं थोड़ा टाइम प्लीज। एक्चुअली क्या होता है कि बीइंग अ कंसल्टेंट वी फेस मेनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जी। फ्रॉम डिफरेंट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक दो थॉट प्रोसेस उसमें मिक्स होते हैं। जी। एक होता है कंसल्टिंग का थॉट प्रोसेस और एक होता है एक एजेंसी का एग्जीक्यूशन का थॉट प्रोसेस। और दोनों जब अपने अपने पॉइंट्स को लूज आउट नहीं करना चाहते तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाता है। जी। और वो कॉन्फ्लिक्ट में आपको सच बोलूँ कॉन्क्रीट सफ़र करता है। तो यहाँ पर मैं कभी भी एक कंसेप्ट की बात बोलता हूँ। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि मेरे दिल के करीब दही अंडी है। और दूसरा एक कंसेप्ट है मकर संक्रांत। मकर संक्रांत में हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग को कामयाबी से उड़ाना है तो आपको उसको खींचना भी आना चाहिए और ढील देना भी आना चाहिए। तो बस इतने लंबे सफ़र में 23-24 साल के सफ़र में मैंने ये सीखा है कि जहाँ जहाँ पर आप अननेसेसरी उसको खींच के रखोगे इश्यूज़ को, वो कॉन्क्रीट सफ़र होने वाला है और सामने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो वक्त पड़ने पर हमें अपने पॉइंट्स को सबलाइम करके ढील दे करके कंक्रीट को बेटर करने की हरदम कोशिश करनी चाहिए। मेरी जितने भी प्रैक्टिसिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो भी ये सिचुएशन में से गए हैं या फ्यूचर में जाएंगे, उनसे हरदम ये रहेगा कि पतंग उड़ाने के लिए सक्सेसफुल दोनों स्ट्रेटजीज है, खींचना और ढील देना। ढील देना हमें सीखना पड़ता है, हमें आना चाहिए और वो हमें ओपन हार्ट से इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा खुद का जो एक व्यू पॉइंट है वो सप्रेस हो जाता है या उसको निगेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। करेक्ट सर बहुत ही लाजवाब जवाब सर, थैंक Thank यू। you. मज़ा आया आपके इस जवाब के साथ। अगले सवाल पे चलें। यस एक दो और रह गए हैं, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा इसके बाद मैं आपको। ठीक। अगर कंक्रीट की डेटिंग प्रोफाइल होती ऑनलाइन, कंक्रीट की डेटिंग प्रोफाइल बनी होती किसी डेटिंग वेबसाइट पे, तो उसमें क्या क्या लिखा होता कि क्या खूबियां हैं कंक्रीट में? ये तो मतलब ना तो गूगली है ना तो यॉर्कर है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, क्योंकि डेटिंग से तो मेरा दूर दूर तक से ताल्लुक नहीं है। फेयर। अब इसका नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जरूर। जवाब देने की। चलो, डेटिंग का प्रोसेस में आप अलाइन कर रहे हो, दो ह्यूमन बीइंग्स अलाइन कर रहे हैं ना। करेक्ट। ठीक है, कंक्रीट अगर बोलेगा, ओके, कंक्रीट क्या बोलेगा, आपको कंक्रीट की प्रोफाइल चाहिए। अब कंक्रीट क्या कर रहा है, किसी और चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब आप अगेन स्ट्रक्चर के अंदर चल जाओ और पिछले पॉडकास्ट को रेफर करो। मैंने पहले बोला था कि कंक्रीट इज मैजिकल, फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट किया था कि नॉट कंक्रीट, आरसीसी इज मैजिकल। ओके, तो आरसीसी में दूसरा जो कंपोनेंट है वो स्टील है। तो कंक्रीट बोलेगा गले लग जा, आई एम द मोस्ट कोहेसिव एंड मोस्ट इटर्नल बॉन्डिंग, आई कैन इटर्नली बॉन्ड विथ यू, आई बॉन्ड फॉर लाइफ। या लवली। क्या बात है, वो स्टील को बोलेगा। वाह। कंक्रीट की डेटिंग प्रोफाइल भी सेट हो गई। देखो अब आप, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कंक्रीट टुडे, वी आर सेंडिंग कंक्रीट ऑन अ डेट विद ऑफ कोर्स स्टील। नेक्स्ट सवाल सर। ये टेक्निकल भी आंसर हो गया है, बहुत बढ़िया फन जवाब भी सर, हो गया। बहुत बढ़िया जवाब, मजा आ गया इस जवाब। लास्ट दो सवाल। ठीक है ठीक है सर। मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। चलिए, आई होप आप लोग को भी मजा आ रहा हो। एक बार ऐसा कभी जब किसी क्लाइंट ने बोला सेम जैसे पिछली बार था, और आपको समझ में तो आया कि भाई 4 एलिमेंट्स जो थे वो तो बदल चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा एक रियल लेवल पे फेस करने वाला प्रॉब्लम है और अक्सर फेस होता है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट में, प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट में, ये थोड़ा सा टेक्निकल मैं बोलूँगा कि प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट में बेसिकली जो उसके एलिमेंट्स हैं ऑल आर इम्पॉर्टेंट।
तो वो एक जगह का आप सेकंड जगह पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि अभी हम लोग अगर इस एरिया में हैं तो एक साइट पर अगर हमको एक पर्टिकुलर कंक्रीट को डिफाइन करना है तो वो सेम डेफिनेशन दूसरी साइट पे अप्लाई नहीं होगी अप्लाई, क्योंकि उस पर मतलब आप मटेरियल्स तो छोड़ो, वो मिक्सिंग कैसे होने वाला है या वो प्लेसमेंट कैसे होने वाला है या जो लेबर उसको वाइब्रेशन कर रहा है वो किस मेंटालिटी का है, यहाँ तक के डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर्स है। राइट। सो दो सिचुएशंस कभी इक्वल नहीं हो सकती। जैसे फिंगरप्रिंट्स हमारे हर इंडिविजुअल के अलग है, एवरी सिंगल कंक्रीट पोर अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है। एब्सोल्युटली। वेल, दिस वाज अ गुड आंसर एज वेल। लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अगर आपको मजा आता रहे तो बताना, सर को फिर बुलाएंगे, सर से फिर कुछ पेचीदा सवाल करेंगे इन अ फनी मैनर ऑल्सो एंड इन अ सीरियस मैनर ऑल्सो। सर लास्ट सवाल, स्टोन डस्ट फाइन्स के लिए अगर एक फिल्म का टाइटल सोचें तो वो क्या होगा और वो टाइटल क्यों? ये डिफिकल्ट है सोचना कि स्टोन डस्ट के लिए क्या रहेगा, बट साइड पे क्या होता है? नहीं, देखो हर मटेरियल का ना एक अपना ही फ्लेवर होता है, अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसको चलो ठीक है, ये आंसर को इस तरीके से रखते हैं कि जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, एक कल्ट फिल्म है, सलमान खान और आमिर खान की है, जो आज की तारीख में रेयर कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, उसके नाम पर मैं रखना चाहूँगा। और उसको थोड़ा सा, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन को आंसर देता हूँ, अंदाज़ा अपना अपना। अंदाज़ा अपना अपना। यस, सो फेयरली इनफ गुड। हाँ, ये तो हर साइड पे हो रहा है। हाँ अंदाजा अपना अपना। लवली रिया सर, आई थिंक दिस वाज सो मच फन टुडे। मेरे को तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। टेक्निकल भी किया हमने, हम माइक्रो स्ट्रक्चर में भी गए, डेप्थ में भी गए, हमने कुछ लाइफ के बारे में बात करी, बेसिक लेसन्स के बारे में बात करी, और हमने खूब मस्ती भी करी। आई होप यू एंजॉयड इट टुडे। Yeah, I enjoyed it. Huh? I always enjoy talking about concrete. I think it is probably the closest to your heart. Yeah, it is more close to me Huh? than any other topic in this world. Amazing. And I wish you all the best for June 21, sir. आपसे डिटेल्स लेके दोबारा स्क्रीन पर यहाँ अभी डाल देंगे ताकि आपको वो दोबारा फ्लैश हो जाए. If you're in Surat, please go and visit sir and hear him out. If we get the opportunity, we'll also record it and send it forward to you guys. This is Riaz Patel Saab. I'm Rishabh Agarwal. This is The Code. You were watching India's #1 construction podcast.